नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ फ्लैट बायर्स के हित सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है उसकी दूसरी किस्त पर चर्चा कर रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सरकार को क्या जिम्मेदारी बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। सरकार वास्तविक होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए बाध्य है। इतना ही नहीं, समग्र अर्थव्यवस्था को संभालना और उसकी रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। देश की इकोनॉमी में रियल एस्टेट का बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा हिस्सा भी इसका है अपनी अर्थव्यवस्था में। इसमें न सिर्फ लोगों का घर पाने का सपना जुड़ा है, बल्कि लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। तो आज मेरी चर्चा इसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में होम बायर्स के हित सुरक्षित रखने के लिए क्या आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2025 को दिए फैसले में कहा है कि सरकार संवैधानिक तौर पर घर खरीदारों और समग्र अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि सरकार का क्या संवैधानिक दायित्व है। जो ये दर दर भटक रहे हैं फ्लैट बायर्स, जो मकान अपना बुक करा चुके हैं, बैंक से लाखों रुपए लोन लेकर के भुगतान कर चुके हैं और उनको मकान नहीं मिला है, वो परेशान है। तो ये सुनिश्चित करना कि जो उनका जो अधिकार है वो समय पर मिले, और घर खरीदारों की और बाकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि रियल एस्टेट से अगर आदमी का विश्वास टूट गया तो भी ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। तो ये सरकार का कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वो दोनों के हितों को सुरक्षित करे, संरक्षित करे। सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है, ये बाध्यता है उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे भी कहा है कि कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने और उन्हें घर मिलना सुनिश्चित करने के लिए कई और भी दिशा निर्देश जारी दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए हर जिम्मेदार अथॉरिटी को सुदृढ़ बनाने और ढांचागत संसाधन बढ़ाने को कहा है। हर जिम्मेदार अथॉरिटी की बात जो मैं कह रही हूं वो लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, वो एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, वो रेरा है, क्योंकि इन्हीं सबसे जो होम बायर्स का है और रियल एस्टेट कंपनियों का है वो साबका पड़ता है। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर जो इनको सुदृढ़ करने, इनकी व्यवस्था सुदृढ़ करने, इनके ढांचागत संसाधन बढ़ाने, स्टाफ बढ़ाने, इस सब पे इस फैसले में बहुत जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनसीएलएटी और एनसीएलएटी की रिक्तियों को युद्ध स्तर पर भरा जाए। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी शिद्दत से इस बात को महसूस किया है कि वहां रिक्तियां होने की वजह से मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है, केस लटके रहते हैं, और उसमें न सिर्फ बायर्स अटके रहते हैं बल्कि बिल्डर्स और कंपनियां भी, और इवन जो बैंकें हैं जिन्होंने लोन दिया होता है बिल्डर्स को, वो सब इसी सब प्रक्रिया में फंसे रहते हैं। तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी की रिक्तियों को युद्ध स्तर पर भरा जाए। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ तौर पर सेवा ली जा सकती है, यानी उनकी एडहॉक बेसिस पर नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी की रिक्तियों को भरने और उनमें जहां जहां ये काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, उसमें जजमेंट में वो कारण भी लिखे हैं कि फलानी जगह पर सीपेज था पानी का, इसलिए नहीं काम हो पाया, दूसरी जगह दूसरी समस्या थी। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कहा है, और साथ में कहा है कि केंद्र सरकार ये सारी चीज़ें खत्म करके, ये बाधाएं दूर करके सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने में इसके ऊपर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी। यानी केंद्र सरकार के लिए समय सीमा है, वो 3 महीने के भीतर ये सारी चीजें पूरी करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी कि क्या अपडेट है। ये लाइन इसलिए खींची गई है ताकि एक समय बंधा रहेगा, ये काम होना सुनिश्चित हो।
3 महीने बाद फिर कोर्ट इस पर सुनेगा, इसका मतलब यही निकलता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी में कानून मंत्रालय, आवास मंत्रालय, रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञ, वित्त और आईबीसी के प्रतिनिधि होंगे। इतने ही नहीं, इस कमेटी में आईआईएम, नीति आयोग और उद्योग जगत के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समिति रियल एस्टेट सेक्टर में क्लीनिंग सुनिश्चित करेगी और इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का भरोसा कायम करने के लिए संभावित सुधारों पर भी सुझाव देगी। यानी इस कमेटी का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये न सिर्फ जो सब फैला हुआ है कालमेल और गंदगी उसकी सफाई सुनिश्चित करेगी, बल्कि ये भविष्य के लिए भी सुझाव देगी कि कैसे सुधार किए जाएं, कैसे ये चीजें ना आए। यानी कमेटी भविष्य के लिए जो सुझाव देगी, जिसमें कि रियल एस्टेट सेक्टर में व्याप्त जो संकट है उसे कैसे दूर किया जाए और भविष्य में इस तरह की फिर से स्थिति ना पैदा हो कि पैसे देने के बावजूद फ्लैट बायर्स जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। इस सब चीज का सल्यूशन जो है वो यही समिति निकालेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को सुदृढ़ बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत जोर दिया है, जैसे एनसीएलटी, एनसीएलएटी, इसी तरह रेरा को बहुत सुदृढ़ करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि रेरा अथॉरिटी में पर्याप्त स्टाफ और ढांचागत संसाधन व विशेषज्ञ हों। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक रेरा में हर हाल में एक कानूनी विशेषज्ञ या कंज्यूमर एडवोकेट होगा जिसकी रियल एस्टेट में दक्षता होगी, यानी वो रियल एस्टेट का जानकार होगा। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगा दी है। दूसरे, रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को, कोर्ट ने कहा है कि रेरा किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले उसकी गहन जांच करेगा। यानी इससे ये सुनिश्चित होगा कि भविष्य में तय समय पर लोगों को घर मिल पाए। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर रेरा इसमें विफल रहता है, यानी नहीं करता है, तो ये अन्याय होगा। और कोर्ट ने इसके लिए शब्द क्या यूज किए हैं आप जानिए। कोर्ट ने इसके लिए शब्द यूज किए हैं कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। कोर्ट ने कहा है कि ये एक ऐसी गलती होगी जिसकी कानूनन में माफी नहीं होगी और फिर कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, मतलब एक तरीके से चेतावनी है कि आप जो है अपना काम बहुत ध्यान से करें और अगर नहीं किया तो कोर्ट देखेगा। ये एक सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो यही बात निकल करके आती है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि रियल एस्टेट आईबीसी कार्रवाई में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेक्टर है, यानी जो दिवालिया कार्रवाई होती है एनसीएलटी में, उसके बारे में कोर्ट बात कर रहा है कि रियल एस्टेट आईबीसी कार्रवाई में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सेक्टर है। ऐसे में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आईबीबीआई भी कहा जाता है, वो रेरा अथॉरिटी के साथ परामर्श करके एक काउंसिल गठित करे जो कि रियल एस्टेट में दिवालिया कार्रवाई के लिए विशेष दिशा निर्देश तय करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक तंत्र बनाएगी जिसमें किसी प्रोजेक्ट की कोई यूनिट अगर तैयार हो गई है तो वो आवंटी उस पर कब्जा लेना चाहता है तो उसे कब्जा दिया जाएगा। यानी देखिए, ये काउंसिल जो है ये कितने माइन्यूट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है उसमें 25 यूनिट है बननी, लेकिन कोई एक यूनिट तैयार हो गई है और उसका पोजीशन दिया जा सकता है, तो अगर कोई आवंटी उसमें पोजीशन लेना चाहता है तो उसको दिया जाएगा। ये बात जजमेंट में लिखी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियम ये सुनिश्चित करेंगे कि सीओसी में आवंटियों का सार्थक प्रतिनिधित्व हो। अब ये देखिए, जिससे कि हितों में टकराव जो है उससे सुरक्षा हो सके। यानी कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों और आवंटियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए ये ताकीद की है
कि सीओसी में आवंटियों या खरीदारों का सार्थक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कोर्ट ने एक संतुलन भी कायम रखने की बात कही है। जैसे कि उसने विभिन्न कमेटियों में विशेषज्ञों को रखा है, सबको रखा है, लेकिन जहां आवंटियों का हित जुड़ा हुआ है सीओसी में, वहां उनका प्रतिनिधित्व सार्थक होना चाहिए ताकि उनकी बात दब ना जाए, उनके हित भी सुरक्षित रहें। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कही है। ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और इस जजमेंट के कई एक भाग हैं, इसीलिए मैं आपको इन सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले के अलग अलग भाग में करके जानकारी दे रही हूं ताकि आपको सारी बातें पता चल सके। इसलिए आज मैंने जो अभी आपसे चर्चा की है, ये इस जजमेंट का दूसरा भाग हमने बनाया है जिस पर आज चर्चा की है। इसके बाद मैं अगला एक और भाग आपको बताऊंगी और उसमें बताऊंगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। इसलिए आप इसकी बात की अगली किस्त भी, तीसरी किस्त भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट क्या था और उसमें आपके मतलब की क्या बात थी। तो आज बस इतना ही। फिर इस किस्त में आगे मैं जो बताऊंगी उसको भी आप सुनिएगा और जुड़े रहिएगा, जैसे आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।